नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 8 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। अगर आपने अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे इन पार्ट्स को तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैंकिंग ऑपरेशन, पेमेंट और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पिछले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू में भी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है ये आपसे पूछे ही जाएँगे आपके इंटरव्यू में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत यूनिक क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट किए हैं जो आपके आने वाले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हाउ नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस डिफर फ्रॉम ईच अदर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, मिनिमम अमाउंट एंड 24/7 अवेलेबिलिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है और इनका यूज़ अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले नेफ्ट की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आरबीआई के थ्रू मैनेज किया जाता है। इसमें ट्रांजेक्शन हाफ आवरली बैच में सेटल होते हैं। इसका मतलब पेमेंट इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं होता बल्कि फिक्स्ड इंटरवल में प्रोसेस होता है। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं होता और दिसंबर 2019 से नेफ्ट 24/7 अवेलेबल है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर पर जनरली चार्जेस भी नहीं लगते। अब बात करते हैं आरटीजीएस की, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी आरबीआई के अंडर ऑपरेट होता है और मेनली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट 2 लाख का होता है और कोई अपर लिमिट नहीं होती। आरटीजीएस में सेटलमेंट रियल टाइम बेसिस पर होता है, यानी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती हैं। ये दिसंबर 2020 से 24/7 अवेलेबल है। अब आईएमपीएस की बात करें, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एनपीसीआई ऑपरेट करता है, इसका नाम ही बताता है। ये इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस है। इसमें ट्रांजैक्शन रियल टाइम में इमीडिएटली कंप्लीट हो जाता है और ये 24/7 अवेलेबल रहता है, इवन बैंक हॉलीडेज में भी। इसमें मिनिमम अमाउंट ₹1 होता है और मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट ₹5 लाख होती है। सर अगर सिंपल वर्ड में बोलें, नेफ्ट नॉर्मल ट्रांसफर के लिए है, आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए और आईएमपीएस अर्जेंट डे टू डे इंस्टेंट फंड ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट एग्जैक्टली अ डिमांड ड्राफ्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चेक एंड वेदर डीडी कैन एवर बाउंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर डीडी एक प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक कस्टमर की तरफ से इशू करता है और बेनिफिशियरी को पेमेंट की गारंटी देता है। ये सेक्शन 85 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर गवर्नड होता है। सर अगर डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में डिफरेंस देखें तो चेक अकाउंट होल्डर खुद इशू करता है जबकि डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टली बैंक इशू करता है। चेक के केस में बाउंस होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो या सिग्नेचर मिसमैच हो जाए। लेकिन सर डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं करता क्योंकि बैंक डीडी इशू करने से पहले कस्टमर से पूरी अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। सर आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर डीडी अमाउंट 20,000 या उससे ज़्यादा है तो उस पर अकाउंट पे क्रॉसिंग मैंडेटरी होता है और अगर डीडी अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो उसे कैश के थ्रू परचेज नहीं किया जा सकता। सर डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी 3 मंथ होती है इशू डेट से और एक बार डीडी इशू हो गया तो उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। इसी वजह से डिमांड ड्राफ्ट को एक हाईली ट्रस्टेड और सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। Explain what the CTS is and how it has transformed the check clearing process in India। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, जिसे हम कॉमनली सीटीएस भी बोलते हैं, एक इमेज बेस्ड ऑनलाइन चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है जो आरबीआई के अंडर ऑपरेट होता है। इस सिस्टम में चेक को फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक भेजने की जरूरत नहीं होती। प्रेजेंटिंग बैंक चेक की इमेज और उसका एमआईसीआर डाटा कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग हाउस के थ्रू ड्रॉई बैंक को सेंड कर देता है। सिंपल वर्ड में समझें तो पहला चेक फिजिकल ट्रैवल करता था जिस वजह से प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन सीटीएस आने के बाद फिजिकल मूवमेंट कम्प्लीटली रिमूव हो गया। सर आरबीआई ने सबसे पहले फरवरी 2008 में न्यू दिल्ली में सीटीएस का पायलट लॉन्च किया था। उसके बाद इसे चेन्नई और मुंबई में एक्सपेंड किया गया और 2013 तक 3 रीजनल ग्रिड के थ्रू पूरे इंडिया में इसका कवरेज कंप्लीट हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि चेक क्लियरिंग टाइम पहले T+2 डेज तक लग सकता था, लेकिन सीटीएस के बाद ये कुछ घंटों तक रिड्यूस हो गया और रिसेंटली आरबीआई ने
सीटीएस को कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम में अपग्रेड भी किया है, जो अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 में 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट हुआ। अब चेक कन्फर्मेशन लगभग 3 आवर्स के अंदर हो जाता है, जिससे प्रोसेस ऑलमोस्ट रियल टाइम हो गया है और कस्टमर को फास्टर सर्विस मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ यूपीआई एंड व्हाट आर द लेटेस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन फिगर्स इन इंडिया? कैन यू नेम 3 पॉपुलर यूपीआई ऐप? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था और ये 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के गाइडेंस पर लॉन्च हुआ था। यूपीआई यूज़र को बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 24 आवर्स, 7 डेज़ और 365 डेज़ अवेलेबल रहता है। इसके लिए सिर्फ एक मोबाइल ऐप और यूपीआई आईडी की ज़रूरत होती है। सर, यूपीआई पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट दोनों टाइप्स के पेमेंट सपोर्ट करता है। इस वजह से डेली ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट, सिक्योर और कैशलेस हो गए हैं। अगर लेटेस्ट ट्रांजैक्शन फिगर की बात करें तो दिसंबर 2025 में यूपीआई ने अपना हाईएस्ट एवर मंथली रिकॉर्ड अचीव किया, जहां 21.63 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए, जिनकी वैल्यू लगभग रुपीज़ 27.97 लाख करोड़ थी। और पूरे 2025 ईयर में यूपीआई ने 228.3 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस की थी, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 300 लाख करोड़ थी। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 29.3% ग्रोथ शो करता है। सर, इंडिया में वाइडली यूज यूपीआई ऐप हैं फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया रैपिडली एक डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट नेच इज एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम ईसीएस एंड हाउ बैंक यूज इट फॉर लोन ईएमआई कलेक्शन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नेच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक सेंट्रलाइज्ड और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका यूज़ हाई वॉल्यूम और रिपीटिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है अक्रॉस ऑल बैंक ऑन ए पैन इंडिया बेसिस। अब अगर ईसीएस और नेच का डिफरेंस देखें तो ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज पहले यूज़ होता था। ये आरबीआई और कुछ सेलेक्टेड कमर्शियल बैंक के थ्रू मैनेज किया जाता था। ईसीएस का सिस्टम रीजनल नेचर का था, प्रोसेस भी कंपैरेटिवली स्लो था और काफ़ी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था। इसमें डिस्प्यूट हैंडलिंग का भी स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म नहीं था। वहीं नेच एक अपग्रेडेड सिस्टम है। ये फास्टर है, पेपरलेस है, सेंट्रलाइज है और ज़्यादा सिक्योर भी है। इसमें एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है, जिससे ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन ईजी हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 21 से नेट सिस्टम 7 डेज अ वीक ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। अब अगर लोन ईएमआई कलेक्शन की बात करें तो कस्टमर एक नेट डेबिट मैंडेट साइन करता है। इसके थ्रू कस्टमर बैंक को परमिशन देता है कि हर मंथ एक फिक्स डेट पर उसके अकाउंट से ईएमआई अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट किया जा सके। ये मैंडेट एनपीसीआई और कस्टमर के बैंक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हर मंथ ईएमआई ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। इसमें मैनुअल फॉलोअप की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, डिले अवॉइड होता है और बैंक और कस्टमर दोनों के लिए रीपेमेंट प्रोसेस स्मूथ और कन्वीनियंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कस्टमर्स चेक कम बैक अनपेड, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ वुड यू हैंडल दैट कस्टमर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कस्टमर का चेक अनपेड या डिसऑनर होने के पीछे कुछ कॉमन रीज़न हो सकते हैं, जैसे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होना, सिग्नेचर मिसमैच होना, अमाउंट वर्ड्स और फिगर में अलग-अलग लिखा होना, चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाना, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देना या अकाउंट क्लोज होना। अगर मुझे ऐसा कस्टमर हैंडल करना हो तो सबसे पहले मैं पेशेंस और पोलाइट अप्रोच फॉलो करूंगा। मैं कस्टमर को कामली एक्सप्लेन करूंगा कि चेक रिटर्न होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। मैं चेक रिटर्न मेमो की हेल्प से रीज़न समझूंगा, क्योंकि उसमें वैलिड रीज़न और रिटर्न डेट क्लियरली मेंशन होती है। उसके बाद मैं कस्टमर को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अगर डिटेल गलत है तो चेक को सही डिटेल के साथ री इशू करने के लिए बोलूँगा। अगर इशू इनसफिशिएंट बैलेंस का है तो अकाउंट में एडिक्वेट बैलेंस मेंटेन करने की एडवाइस दूंगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक का एनहेंस्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेस को और फास्ट और रिलायबल बनाता है, जिसे सेम डे फंड क्रेडिट की फैसिलिटी भी सपोर्ट होती है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ इशू रिजॉल्व करना नहीं, बल्कि कस्टमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेंटेन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी?
एंड व्हाट इज द बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आर्टिकल स्टोर्ड इन इट आर स्टोलन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सेफ डिपॉजिट लॉकर एक सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी होती है जो आईडीबीआई बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। जो कस्टमर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या ऑपरेटिव अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू कस्टमर अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जैसे ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और दूसरी कीमती आइटम सेफली स्टोर कर सकता है। इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए केवाईसी कंप्लायंस कंप्लीट होना ज़रूरी होता है और कस्टमर को एक साइंड और स्टाम्प्ड लॉकर एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब भी लॉकर ऑपरेट होता है, बैंक कस्टमर को एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी भेजता है। इसके अलावा सर, आरबीआई की अगस्त 2021 की रिवाइज्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर लॉकर के अंदर रखे आर्टिकल का लॉस, फायर, थेफ्ट, रॉबरी या डकैती की वजह से होता है और उसके पीछे बैंक की नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबल है, तो बैंक कंपनसेशन देने के लिए लायबल होता है। कंपनसेशन अमाउंट एनुअल लॉकर रेंट का मैक्सिमम 100 टाइम्स तक हो सकता है। लेकिन अगर लॉस नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से होता है, तो इस सिचुएशन में बैंक लायबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कस्टमर वॉक्स इन एंड आस्क्स व्हाई देयर अकाउंट हैज बिकम इनऑपरेटिव एंड हाउ दे कैन रीएक्टिवेट इट, व्हाट वुड यू टेल देम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं कस्टमर को रीअश्योर करूंगा और उन्हें कामली एक्सप्लेन करूंगा। मैं बोलूंगा, सर, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2024 से अगर किसी सेविंग या करंट अकाउंट में 2 ईयर से ज़्यादा टाइम तक कस्टमर की तरफ इंजेक्शन नहीं होता, तो अकाउंट को इनऑपरेटिव क्लासिफाई कर दिया जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, बैंक के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रेडिट किया गया इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस को कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। मतलब कस्टमर के खुद के ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर किया जाता है। मैं कस्टमर को ये भी बताऊंगा कि अगर अकाउंट 10 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम तक अनक्लेम्ड रहता है, तो अकाउंट का बैलेंस आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन कस्टमर का पैसा ख़त्म नहीं होता। कस्टमर फ्यूचर में भी उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। अगर कस्टमर अकाउंट रीएक्टिवेट करना चाहता है, तो उन्हें फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके लिए वो किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। होम ब्रांच जाना ज़रूरी नहीं है। साथ ही वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू भी रीएक्टिवेशन किया जा सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। रीएक्टिवेशन के बाद बैंक कुछ टाइम के लिए मॉनिटरिंग भी करता है ताकि किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल बी जॉइनिंग अ बैंक विद अ वास्ट नेटवर्क, सो टेल अस व्हाट इज सीबीएस एंड कैन यू नेम 2 सीबीएस प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय मेजर इंडियन बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। ये एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो बैंक की सभी ब्रांचेस को एक ही सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कस्टमर को बैंकिंग सर्विस देने के लिए सिर्फ अपनी होम ब्रांच पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कस्टमर किसी भी ब्रांच या डिजिटल चैनल के थ्रू बैंकिंग सर्विस यूज़ कर सकता है, जैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, फंड ट्रांसफ़र करना, लोन मैनेज करना। ये सब काम आसानी से किए जा सकते हैं, चाहे अकाउंट किसी भी ब्रांच में ओपन हुआ हो। सर, सीबीएस रियल टाइम बेसिस पर काम करता है। मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसका डाटा पूरे बैंकिंग नेटवर्क में तुरंत अपडेट हो जाता है। इससे पूरा बैंकिंग प्रोसेस फास्ट, सीमलेस और कस्टमर फ्रेंडली बन जाता है। अगर हम मेजर सीबीएस प्लेटफॉर्म की बात करें, तो पहला है फिनेकल, जो इन्फोसिस की सब्सिडरी एजवर्स सिस्टम ने डेवलप किया है। इसका यूज़ एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक भी करते हैं। और दूसरा है टीसीएस बीएएनसीएस, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने डेवलप किया है। ये भी दुनिया भर की कई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है। दोनों प्लेटफॉर्म डिजिटल बैंकिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करते हैं और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट बैकबोन माने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीबीपीएस एंड हाउ डज इट मेक बिल पेमेंट ईजियर फॉर कस्टमर एट अवर बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बीबीपीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये एक इंटीग्रेटेड और इंटर ऑपरेबल बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई के कंसेप्ट पर डेवलप किया गया है। इसे एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ऑपरेट करता है। अब इसे रिसेंटली भारत कनेक्ट के नाम से रीब्रांड भी किया गया है। सर, सिंपल वर्ड में समझें तो ये कस्टमर, बैंक्स और बिलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को अलग-अलग जगह बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बैंक के कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफ़ोन, डीटीएच, इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन ईएमआई जैसे मल्टीपल पेमेंट एक ही प्लेटफ़ॉर्म से कर सकते हैं। सर, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को तुरंत एसएमएस या ईमेल कन्फर्मेशन मिल जाता है।
जिससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों मेंटेन रहते हैं। सर, इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये 24/7 अवेलेबल रहता है। इवन पब्लिक हॉलिडेज़ पर भी कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बैंक ब्रांच या ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पेमेंट यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग से भी किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो बीबीपीएस कस्टमर को एक सिंपल, सिक्योर और एनी टाइम, एनीवेयर बिल पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।